जैसा कि हम जानते हैं कि नेटफ्लिक्स दुनिया की कुछ सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स में से एक है। जब भी हम नेटफ्लिक्स पर लॉग इन करते हैं, जो सबसे पहला पेज हमारे सामने आता है वही कैटलॉग पेज ही होता है, जिसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन आपके लिए होते हैं। कभी कभी इतने कि ये चूज़ करने के लिए भी आपको ज़्यादा समय लगता है। सो नेटफ्लिक्स टीम के सामने एक चैलेंज था कि वो कैसे इन पर्सनलाइज रिकमेंडेशन को यूज़र को दिखाएं इन अ फ्रेश मैनर, क्योंकि जैसे ही आप इस पेज पर लॉगिन करते हैं, उनके पर्सनलाइजेशन एल्गोरिदम्स चलने लगते हैं और वो ये नोट करते रहते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह के डिस्क्रिप्शंस को देख रहा है, किस तरह के ट्रेलर्स को देख रहा है, और बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी दे वुड रिकमेंड यू मूवीज एंड वेब सीरीज और वट एवर द कॉन्टेंट यू वॉन्ट टू वॉच। ना एक ट्रिवियल तरीका जो इन पर्सनलाइज रिकमेंडेशन को यूज़र तक पहुंचाने का है वो है पीरियोडिक HTTP रिक्वेस्ट, जिसे हम कहते हैं HTTP पोलिंग। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम हर 30 सेकंड में या हर 1 मिनट में अपने सर्वर को पूछ सकते हैं कि क्या देवांश के लिए आपके पास कोई रिकमेंडेशन है या नहीं, कोई नया रिकमेंडेशन है या नहीं, और अगर सर्वर के पास रिकमेंडेशन होगा तो वो आपको भेज देगा। बट इस मेथोडोलॉजी में एक दिक्कत ये है कि हम ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बार सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सर्वर के पास कोई पर्सनलाइजेशन अभी है ही नहीं आपके लिए। सो हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। इसका क्विक सोल्यूशन ये है कि जो पीरियड है, जो इंटरवल है, कि अगर मैं अभी 30 सेकंड में पूछ रहा हूँ एक बार, तो मैं 1.5 मिनट में एक बार पूछ सकता हूँ। ओके, बट उसका एक ड्रॉबैक ये है कि अब हमारी जो UI है वो काफ़ी स्टेल हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पिछले 1.5 मिनट में मेरी एक्टिविटी की वजह से मेरे पास कौन से नए रिकमेंडेशंस आए हैं, और हम यूज़र को वही पुराने रिकमेंडेशंस दिखाते रहेंगे, जिससे हो सकता है कि यूज़र ड्रॉप भी हो जाए कि यार यहाँ पर तो कुछ अच्छा देखने के लिए है ही नहीं। सो इसका एक और ट्रिवियल सोल्यूशन ये है कि आप एक पुश बेस्ड मैकेनिज्म का इस्तेमाल करें, ताकि जब भी हमारी बैकएंड सर्विसेज के पास कोई भी रिकमेंडेशन अवेलेबल हो, वो वेब सॉकेट पर या फिर किसी अन्य मीडियम पर भेजकर यूज़र तक पहुंचा सकें। बट दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेब सॉकेट्स की, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव परसिस्टेंट TCP कनेक्शंस होते हैं, और हम बात करें नेटफ्लिक्स के स्केल की। नेटफ्लिक्स का स्केल लगभग 125 मिलियन यूज़र्स से ज़्यादा का है। तो इस लेवल के स्केल को हम कैसे अकोमोडेट करेंगे हमारे वेब सॉकेट्स में, क्योंकि वेब सॉकेट और HTTP बेस्ड कनेक्शन बहुत ही डिफरेंट होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी HTTP प्रोटोकॉल होती है वो स्टेटलेस होती है। आपने एक कनेक्शन बनाया, आपको रिस्पॉन्स मिला, आपने कनेक्शन को हटा लिया। बट वेब सॉकेट के साथ ये केस नहीं है। वेब सॉकेट्स आर पर्सिस्टेंट कनेक्शन। जब आप एक वेब सॉकेट बनाते हैं तो आपको पता है कि ये बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। सो हम इसे कैसे स्केल कर सकते हैं? पहले ये देखने से पहले कि हम किस तरह से इसको स्केल कर सकते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल्स जान लेते हैं कि नेटफ्लिक्स ने क्या यूज़ किया। सो नेटफ्लिक्स के पास उनका एक बहुत ही इनबिल्ट, बहुत ही अच्छा API गेटवे है। जैसा कि अमेज़ॉन के पास एक API गेटवे है, वैसा नेटफ्लिक्स ने खुद का एक API गेटवे बनाया, जिसका उन्होंने नाम दिया जूल। तो जूल कोई ग्रीक डीमन है जो कि गेटकीपर का काम करता है। सो क्योंकि ये एक API गेटवे है तो उन्होंने उसका जूल नाम दिया, या शायद हो सकता है ऐसा कोई और भी रीज़न हो। सो जो जूल गेटवे है ये हमें सारी की सारी, नेटफ्लिक्स को सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, जिससे वो अपने HTTP रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी कर सकते हैं, अपने वेब सॉकेट को प्रॉक्सी करते हैं, और रेट लिमिटिंग कर सकते हैं, DDoS प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये सब सारा का काम जो है वो जूल करके देता है उन्हें। बट सोचते हैं कि अगर हम इस आर्किटेक्चर को बनाते तो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता एक डिज़ायर्ड आर्किटेक्चर तक, या फिर कहीं टारगेट आर्किटेक्चर तक, जैसा नेटफ्लिक्स ने ढूंढा। पहले हम देखते हैं कि हम किसी HTTP गेटवे को कैसे बनाएंगे। एक सिंपल सा HTTP गेटवे जो कुछ नहीं करता, क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट लेता है और उस रिक्वेस्ट को या उस कनेक्शन को प्रॉक्सी करता है अपस्ट्रीम सर्वर पर। ओके, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अपने डायग्राम में कि मेरे पास एक लोड बैलेंसर है, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है, तो मेरे को एक लोड बैलेंसर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मेरा क्लाइंट जो कनेक्ट करेगा वो लोड बैलेंसर पर कनेक्ट करेगा, और मेरा लोड बैलेंसर फिर मेरे गेटवे HTTP सर्वर्स में से किसी एक को चुनकर उनसे कनेक्शन बनाएगा, और फिर वो HTTP गेटवे सर्वर किसी बैकएंड सर्वर पर, या जो भी डिज़ायर्ड हमारी बैकएंड सर्वर है, उस पर एक कनेक्शन बनाएगा। सो लोड बैलेंसिंग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारी रिक्वेस्ट को अक्रॉस द HTTP सर्वर्स। बट HTTP के केस में जैसे मैंने आपसे कहा कि चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, क्योंकि एक 1-to-1 मैपिंग कनेक्शन होता है। आपका एक गेटवे सर्वर यहाँ पर है और एक बैकएंड सर्वर यहाँ पर है। आपके बीच में एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा और आप इस कनेक्शन को ड्रॉप कर देंगे। ओके, बट सेम चीज़ हम वेब सॉकेट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वेब सॉकेट एक
परसिस्टेंट कनेक्शन है। आप ऐसा नहीं करने वाले कि आपने एक बार रिकमेंडेशन भेजी और वेब सॉकेट को ड्रॉप कर दिया, ओके। या फिर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही इस वेब सॉकेट का इस्तेमाल सिर्फ रिकमेंडेशन को भेजने के लिए करेंगे। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। हो सकता है हम कोई इन ऐप मैसेजिंग बना रहे हो जो नेटफ्लिक्स आपको भेजना चाहता है। क्या उसके लिए मैं दोबारा से एक नया वेब सॉकेट बनाऊंगा? तो इसका मतलब है कि मेरे पास हर एन यूज़ केसेस के लिए एन वेब सॉकेट्स होंगे जो कि सर्व हो रहे हैं एन बैकएंड सर्विसेज की वजह से, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव आर्किटेक्चर होगा। सो देखते हैं कि हम इसको फेस बाय फेस किस तरह से रिवर्स इंजीनियर करेंगे, इंजीनियर करेंगे। सो ये एक हमारा थंब रूल है कि हम सिर्फ एक ही वेब सॉकेट कनेक्शन रखने वाले हैं। जैसा कि हमें हमारे फेज़ 1 में देख पा रहे हैं कि हमारे पास लोड बैलेंसर है, हमारे पास क्लाइंट है। हमारा जो लोड बैलेंसर है वो एक वेब सॉकेट कनेक्ट करेगा हमारे गेटवे वेब सॉकेट कनेक्शन से। नाउ हमें कुछ एक लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी हमारे एप्लीकेशन बैकएंड के लिए, जो कि हमें मदद करेगी गेटवे सर्वर पर डेटा पुश करने में। अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास 3 ऐसी बैकएंड सर्विसेज हैं जो इस वेब सॉकेट का इस्तेमाल करना चाहती हैं। बजाय एक अपस्ट्रीम कनेक्शन बनाने के उन बैकएंड सर्विसेज से, बैकएंड सर्विसेज डेटा पुश करेंगी मेरे गेटवे वेब सॉकेट सर्वर पे, ओके। उनके पास कोई रिकमेंडेशन है लेट्स से देवांश के लिए, तो वो देवांश के वेब सॉकेट सर्वर को एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेंगी जिसमें से डेटा पढ़कर मेरा गेटवे सर्वर मेरे क्लाइंट को भेजेगा, ओके, ओवर अ वेब सॉकेट कनेक्शन। कूल। बट हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के स्केल की, तो एक सर्वर तो काफ़ी है ही नहीं। हम चलते हैं फेज़ 2 की तरफ, ओके। फेज़ 2 में हमारे पास मल्टीपल गेटवे वेब सॉकेट सर्वर्स हैं। आपका एक क्लाइंट की तरफ से वेब सॉकेट का रिक्वेस्ट आएगा जिससे लोड बैलेंसर अमंग आर गेटवे वेब सॉकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बट हमारे पास एक परेशानी अब है कि मेरी बैकएंड सर्विस को ये नहीं पता कि कौन से वाले बैकएंड गेटवे सर्वर पर इस समय देवांश का कनेक्शन है, ओके। ये कन्फ्यूजन हमारे सामने पैदा हो गया है। इसका एक ट्रिवियल सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैप मेंटेन करें, ओके, जो कि ये हमें बताए कि कौन से वाला यूज़र या कौन से वाले डिवाइस कौन से वाले सर्वर से कनेक्टेड है। और जब भी मेरी बैकएंड सर्विसेज को कोई भी मैसेज भेजना होगा, वो उस डेटाबेस से या फिर उस की वैल्यू स्टोर से या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे से पूछ लेंगे कि यार देवांश के लिए कौन से वाला सर्वर है, ओके। यही नेटफ्लिक्स ने भी किया। इसका एक ऑब्वियस सोल्यूशन ये हो सकता था कि आप एक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास n वेब सॉकेट गेटवे सर्वर हैं, तो आप n के n वेब सॉकेट सर्वर के पास ये डेटा पुश कर सकते हैं। बट ये सुनने में काफ़ी इनएफिशिएंट लग रहा है। नेटफ्लिक्स ने क्या किया कि उन्होंने एक डेटा स्टोर बीच में डाल दिया जिसका नाम उन्होंने रखा पुश रजिस्ट्री, ओके। जैसा कि हम यहाँ फेज़ 3 के डायग्राम में देख पा रहे हैं, अब जब भी मेरे एप्लीकेशन सर्वर को जब भी हमारे पास एक नया कनेक्शन आता है हमारे गेटवे वेब सॉकेट हमारी पुश रजिस्ट्री से कनेक्ट करता है और ये बताता है कि जो हमारा यूज़र X है वो सर्वर 3 पर लोकेटेड है, ओके, या देवांश जो है वो सर्वर 3 पर लोकेटेड है। नाउ इन फ्यूचर जब भी हमारी बैकएंड सर्विस को देवांश को कोई डेटा भेजना होगा तो वो सबसे पहले पुश रजिस्ट्री से पूछेगी कि यार आप मेरे को ये बताओ कि देवांश वाला सर्वर कौन सा है। फिर पुश रजिस्ट्री चेक करेगी क्या देवांश के नाम से कोई कनेक्शन है भी या नहीं। अगर है तो वो बता देगी कि सर्वर 3 पर देवांश का कनेक्शन अवेलेबल है। बट अगर नहीं है तो वो कह देगी कि यार मेरे पास ये कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। स्टेप 4 ये होगा कि एप्लीकेशन सर्वर अब डायरेक्टली हमारे गेटवे सर्वर से कनेक्ट करेगा, गेटवे सर्वर 3 से कनेक्ट करेगा। गेटवे सर्वर भी यहाँ पर एक इंटरनल कैशे मेंटेन करता है जो एक मैपिंग हमें प्रोवाइड कराता है कि कौन कौन से यूज़र इस सर्वर से, इस करंट सर्वर से कनेक्टेड है। जैसे ही हमारे पास जैसे ही हमारे गेटवे सर्वर पर एक HTTP रिक्वेस्ट हमारे एप्लीकेशन बैकएंड से आएगी, वो अपने मैप में चेक करेगा कि क्या देवांश के लिए कोई कनेक्शन मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो वो देवांश के वेब सॉकेट पर वो डेटा को पुश कर देगा और हमारा क्लाइंट उसको रिसीव कर लेगा। बट अगर उसके पास वो कनेक्शन नहीं है तो वो सीधे सीधे कह देगा कि यार मेरे पास ये डेटा अवेलेबल नहीं है। कूल। ये हमारा अब तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं हमारे फेज़ 3 तक।
सो जब नेटफ्लिक्स ने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि यार कौन कौन से पुश रजिस्ट्री मेरे को इस्तेमाल करने चाहिए, तो उन्होंने देखा कि यार उनको कम से कम ये 4 फीचर्स तो चाहिए ही उस पुश रजिस्ट्री और डेटाबेस में। पहला ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड एक्सपायरेशन। उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल क्योंकि किसी भी ट्रांजिशन इशू की वजह से कभी भी हमारा वेब सॉकेट ड्रॉप हो सकता है। तो मैं अगर किसी एक ही रिकॉर्ड को अपने डेटाबेस या फिर कहीं की पुश रजिस्ट्री में पड़ा रहने दूंगा, तो क्या हुआ कि मेरे पास हमेशा एक रिकॉर्ड रहेगा देवांश के नाम पर, अगर देवांश का कनेक्शन ड्रॉप भी हो गया है तो, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिसमैनेजमेंट क्रिएट कर सकता है हमारे एप्लीकेशन बैकएंड में, क्योंकि एप्लीकेशन बैकएंड को एक एड्रेस मिल जाएगा और फिर दोबारा से गेटवे सर्वर के पास हमेशा पूछता रहेगा इस उम्मीद में कि देवांश का कनेक्शन अभी भी वहाँ पे अवेलेबल है, बट वो नहीं है क्योंकि वो ड्रॉप हो चुका है। सो बेटर यही है कि हम इस रिकॉर्ड को कुछ देर बाद एक्सपायर कर दें, ओके क्योंकि ये एक रीड ओनली डेटाबेस होने वाला है और आप ही एक कनेक्शन एक ही बार कनेक्ट करेंगे और जब भी एप्लीकेशन बैकएंड को कोई रिक्वेस्ट भेजनी होगी वो हमेशा पुश रजिस्ट्री से पहले पूछेगा। सो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी रीड लेटेंसी हो वो बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, प्लस ये डेटा सोर्स शार्टेड भी होना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगेन हम नेटफ्लिक्स स्केल की बात कर रहे हैं, तो एक सर्वर में इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को केटर कर सके। सो हमें शार्डिंग भी चाहिए। अब क्योंकि हम दोबारा से नेटफ्लिक्स के स्केल की बात करें तो मेरे को थोड़ा बैकअप भी चाहिए, मेरे को रेप्लिकेशन भी चाहिए। और जब हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स सिर्फ एक ही डेटा सेंटर में ऑपरेट नहीं करता, मल्टीपल डेटा सेंटर्स में ऑपरेट करता है। सो हमें एक ऐसा डेटा स्टोर चाहिए जिनके अंदर ये चारों की चारों कैपेबिलिटीज़ हों। तो उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, कैसेंड्रा, रेडिस, डायनामोडीबी। एंड में उन्होंने एक इन हाउस रेडिस रैपर का इस्तेमाल किया जिसको वो कहते हैं डायनामाइट। सो डायनामाइट एक रेडिस इम्प्लीमेंटेशन है, या कहीं की रेडिस के ऊपर एक रैपर है। तो ये अगर हमारा रेडिस है, उन्होंने एक रैपर बनाया है जो कि ये सारे के सारे फीचर उन्होंने प्रोवाइड कराता है, जो कि है शार्डिंग और रेप्लिकेशन। लो रीड लेटेंसी और एक्सपायरेशन पहले से ही रेडिस का फीचर है, बट इस रैपर का इस्तेमाल हम रेडिस के साथ ही नहीं बट किसी परसिस्टेंट डेटाबेस के साथ भी कर सकते हैं। बट अभी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी मेरी किसी भी एप्लीकेशन बैकएंड को डेटा पुश करना है क्लाइंट को, तो वो उसको हमेशा एक नई HTTP रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी मेरे गेटवे वेब सॉकेट सर्वर पे। बट हमारे पास हमारे वेब सॉकेट, हमारे जो सर्वर है उसके पास एक डेफिनेट सेट ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल हैं, ओके। सो और उनमें से बहुत सारी पोर्ट्स कंज्यूम हो गई हैं हमारे वेब सॉकेट कनेक्शन को केटर करने में। तो जब भी एक नया HTTP कनेक्शन आएगा, मेरे पास हो सकता है कि पोर्ट्स ही अवेलेबल ना हो उस HTTP कनेक्शन को केटर करने के लिए। दूसरी एक चीज़ है कि हो सकता है कि मेरा जो गेटवे सर्वर है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो और तुरंत उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस ना कर सके। बट क्योंकि हमारा HTTP प्रोटोकॉल सिंक्रोनस होता है, सो अगर ये एक बिजी गेटवे वेब सॉकेट सर्वर है और मैं एक सिंक्रोनस रिक्वेस्ट यहाँ पर करता हूँ, तो मेरी ये जो सर्विस है ये भी ब्लॉक रहेगी जब तक ये सर्वर मेरा रिलीज़ नहीं हो जाता या फिर कम बिजी नहीं हो जाता। सो इसकी बिजीनेस का इम्पैक्ट मेरे इस एप्लीकेशन पर भी पड़ रहा है और वो भी ब्लॉक हो रहा है। इसका सल्यूशन क्या है कि हमें एक एसिंक मैकेनिज्म चाहिए जिसमें हम अपने मैसेजेस को पुश कर दें और बाद में वो मैसेजेस हमारे वेब सॉकेट गेटवे सर्वर तक पहुंच जाए। सो इसके लिए अगेन जो हमारा फाइनल फेज़ है, फेज़ 4, नेटफ्लिक्स ने अपना एक मैसेजिंग क्यू इन्वायरमेंट सेटअप किया। सो अब जब भी एप्लीकेशन बैकएंड को कुछ भी पुश करना है तो वो मैसेज क्यू में उसको पुश कर रहा है, जिसको एक मैसेज कंज्यूम कर रहा है, ओके। और जब भी उसके पास एक मैसेज प्रोसेस करने के लिए आता है, वो सबसे पहले पुश रजिस्ट्री से पूछता है कि क्या आपके पास ये यूज़र अवेलेबल है या नहीं। अगर पुश रजिस्ट्री के पास वो यूज़र अवेलेबल है तो वो उसको उसका IP दे देगा, ओके, या उसका एड्रेस दे देगा, और हमारा मैसेज कंज्यूमर तब जा कर के हमारे वेब सॉकेट पर वो डेटा को पुश कर देगा। सो हमारे पास यहाँ पर एक बफर अवेलेबल है। बट अगर हमारे पास वो वेब सॉकेट कनेक्शन अवेलेबल ही नहीं है तो हमारा मैसेज कंज्यूमर तुरंत उस मैसेज को ड्रॉप कर देगा। यहाँ ये फंक्शनैलिटी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, क्योंकि
जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि हमारा जो WebSocket सर्वर है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए। इस केस में हम बफर कर सकते हैं हमारी सारी रिक्वेस्ट को हमारे मैसेज क्यू में। लेट्स से अगर मैसेज कंज्यूमर को लग रहा है कि यार ये जो HTTP रिक्वेस्ट हैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं, तो वो मैसेज का कंजम्पशन थोड़ा धीरे कर सकता है। सो यहाँ पर हमें इस तरीके का कंट्रोल भी मिल जाता है जब हम इस मैसेजिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नेटफ्लिक्स ने काफका का इस्तेमाल किया अपने मैसेज क्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो अब तक हम फेज़ 4 तक आ चुके हैं। लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, हमारे पास लोड बैलेंसर है, एक हॉरिजॉन्टली स्केलेबल एज गेटवे सर्वर सिस्टम है, हमारे पास एक मैसेज सिस्टम है जिससे हम अपने रिक्वेस्ट को बफर कर सकते हैं और ना जाने क्या क्या। सो लाइफ इससे ज़्यादा आसान कभी हो नहीं सकती, बट ऐसा नहीं था। नेटफ्लिक्स ने देखा कि जब भी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, अगर उनको कोई फिक्स डिप्लॉय करना है इस पूरे ज़ूल पुश आर्किटेक्चर में, जैसा कि हम जानते हैं कि WebSocket कनेक्शन हमारे पर्सिस्टेंट कनेक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि आपका जैसे एक रिक्वेस्ट पूरा हुआ आपका कनेक्शन हट जाएगा। HTTP के केस में ये नहीं होता, आपने एक रिक्वेस्ट किया, उसका रिस्पॉन्स आया और कनेक्शन आपका चला गया। बट WebSocket कनेक्शन पर्सिस्टेंट कनेक्शन है। सो अगर मेरे पास एक नया डिप्लॉय है और मेरे सारे के सारे कनेक्शन, लेट्स से 5 कनेक्शन इस मेरे सर्वर पर कनेक्टेड हैं और मैं इस सर्वर को एकदम से किल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक नया डिप्लॉयमेंट है, तो अब क्या होगा, ये पाँचों के पाँचों क्लाइंट जो इससे कनेक्टेड थे वो एकदम से ड्रॉप हो जाएंगे और कहाँ पर आएंगे, हमारे नए वाले सर्वर पर, क्योंकि यही सर्वर हमारे पास अब बचा हुआ है। सो ये बहुत ही ख़राब तरीका है, क्योंकि मान लेते हैं आपके पास इस समय 2 मिलियन कॉन्करेंट यूज़र है और आप एक नया डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो एकदम से आपके पास 2 मिलियन रिक्वेस्ट आएंगी यूज़र्स की। ओके, अगर आप अपने सर्वर को ज़बरदस्ती किल करते हैं। सो हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि नेटफ्लिक्स एक ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट का इस्तेमाल करता है। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट से हमारा मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट होती है उसको हम कहते हैं कि वो एक ब्लू इन्वायरमेंट में हो रही है। ओके, और जब भी उनके पास एक नया वर्जन होता है रिलीज़ के लिए, तो वो एक नया क्लस्टर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रीन एनवायरनमेंट। ओके, एक मोमेंट पे ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं और जब वो अपने डिप्लॉयमेंट से सेटिस्फाई हैं, वो क्या करेंगे, अपने लोड बैलेंसर को इस ब्लू डिप्लॉयमेंट से मूव करके ग्रीन डिप्लॉयमेंट पे पॉइंट कर देंगे और सारा का सारा डेटा कहाँ आने लगेगा, इस ग्रीन वाले नए सर्वर्स पर। बट ये जो सर्वर है हमारे ब्लू वाले हैं, ये अभी भी हमारे जो कनेक्शन इस सर्वर से कनेक्टेड हैं, जो ब्लू सर्वर है, वो कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि हमारे पास WebSocket है और HTTP नहीं है। और हम इसको एकदम से किल भी नहीं कर सकते क्योंकि सारा का सारा लोड हमारे ग्रीन सर्वर पर एक साथ आएगा, जो कि एकदम से आपके सिस्टम में बहुत सारे स्पाइक्स जनरेट करेगा। इस इशू को हम कहते हैं द थंडरिंग हर्ड। सो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने क्लाइंट्स को स्टिकी नहीं रहने दिया। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक WebSocket बना लिया तो आप 3 दिन तक या फिर 2 दिन तक उसी WebSocket को बना कर रखेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पीरियड दिया, उस पीरियड के बाद क्लाइंट उस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देगा। लेट्स से वो पीरियड अगर 15 मिनट है, तो हम हर 15 मिनट में WebSocket को दोबारा से बना रहे हैं। हम इस पीरियड को बहुत ही कम नहीं रख सकते क्योंकि फिर हमें बार बार WebSocket कनेक्शन बनाना पड़ेगा और फिर HTTP और WebSocket में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। सो लेट्स से अगर हम उसको हर 15 मिनट में रिफ्रेश कर रहे हैं, ओके, मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और दोबारा से एक WebSocket बनाता हूँ। सो हमारे ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट वाले सीन में हम देखते हैं, तो ये मेरा ब्लू डिप्लॉयमेंट वाला सिस्टम है जो मेरा पुराना स्टेबल डिप्लॉयड सिस्टम है। जैसे ही एक कनेक्शन, ओके, से ये कनेक्शन डाउन जाएगा, ये एक नए कनेक्शन को हमारे नए सर्वर पर बनाएगा। तो हम यहाँ पर इस मेथडोलॉजी में जो हमारा ब्लू इन्वायरमेंट है, जो एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट है, उसको एकदम से हम हटा नहीं रहे हैं, बल्कि हम क्लाइंट्स का वेट कर रहे हैं उससे डिस्कनेक्ट करने के लिए, और फिर हमारा लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली हमारे जो अपकमिंग जो हमारी WebSocket रिक्वेस्ट है उसको नए इन्वायरमेंट में भेज रहा है। तो लोड धीरे धीरे यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, सो ये एक मैकेनिज़्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बट इस मैकेनिज़्म में अभी भी एक परेशानी है। मान लेते हैं कि हम एक नॉर्मल दिन में हैं, ओके, ये हमारा क्लस्टर है जिसके ऊपर 5 क्लाइंट्स लेट्स से कि अभी भी कनेक्टेड हैं,
और मान लेते हैं किसी भी वजह से ये पूरा का पूरा मान लेते हैं कि इस क्लस्टर में हमारे 5 नोड्स हैं, मान लेते हैं कि इस क्लस्टर में से किसी वजह से, किसी नेटवर्क ब्लिप की वजह से ये 3 सर्वर डाउन चले जाते हैं, तो अब हमारे पास सिर्फ ये 2 सर्वर ही अवेलेबल है। सो हमारा क्लाइंट क्या करेगा, हमारा क्लाइंट दोबारा से रिक्वेस्ट करेगा नए कनेक्शंस के लिए, और वो लेट्स से कि उस दौरान में हमारे पास 3 नए सर्वर आ चुके हैं। ओके, सो अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि वो जितने भी हमारे कनेक्शंस थे जो इन सर्वर पर चल रहे थे वो एकदम सबके सब कनेक्ट करेंगे। ओके, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस यूज़ केस में थंडरिंग हेड होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बट यहाँ पर एक परेशानी और है कि क्योंकि इन सब ने साथ में ही कनेक्ट किया है, इनका जो टीयर डाउन टाइम है, मतलब जो हमारा पीरियड है जिसमें हम इसको रिकनेक्ट करते हैं, वो भी सेम ही होगा। मतलब कि अगर 1 मिलियन रिक्वेस्ट हमारे पास एक साथ आए कनेक्शन बनाने के लिए, अगली बार भी 1 मिलियन रिक्वेस्ट सेम टाइम पर ही आएंगे। एक बार का थंडरिंग हेड हम मैनेज कर सकते हैं, बट अब ये थंडरिंग हेड रिकरिंग हो गया है, क्योंकि बार बार सबके सब सेम मोमेंट पे रिकनेक्ट करने वाले हैं। इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाया। उन्होंने एक अपना जो हमारा जो टीयर डाउन पीरियड था उसमें एक जिटर ऐड कर दिया। जिटर ऐड करने का मतलब है उन्होंने एक डेल्टा टाइम उसके अंदर ऐड कर दिया। वो डेल्टा टाइम क्या है, वो एक रैंडम नंबर है। लेट्स से मेरे जिटर का लिमिट 2 मिनट है, मतलब मैं 0 से लेकर के 2 मिनट तक का कोई भी एक रैंडम नंबर चूज़ करूँगा और उसको अपने जो टीयर डाउन पीरियड है उसमें प्लस या माइनस कर दूंगा। मान लेते हैं कि मैं हर 15 मिनट में कनेक्शन को रिकनेक्ट करने वाला था। ओके, सो वो हमारा टीयर डाउन पीरियड हो गया और मेरा जिटर जो है वो 2 मिनट का है। सो अब मेरा जो सर्वर, जो मेरा क्लाइंट है, वो 0 से लेकर 2 मिनट उसमें ऐड कर देगा रैंडमली चूज़ करके। मान लेते हैं कि उसने ऐड किया हमारा 45 सेकेंड, तो अब मेरा जो क्लाइंट है वो ना कि हर 15 मिनट में रिफ्रेश होगा, बल्कि 15 मिनट और 45 सेकेंड्स में वो रिकनेक्ट करेगा, और ऐसा हर क्लाइंट के साथ होगा। सो इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि जो रिक्वेस्ट हमारे पास एकदम से हर 15 मिनट में आती, अब वो हमारी स्पैन हो गई हैं हमारे जिटर टाइम में। और जिटर टाइम लेट्स से हमारे पास जिटर टाइम अगर x है तो वो 2x टाइम में स्प्रेड हो गई हैं। ओके, सो ये हमें एक बेनिफिट मिल रहा है जिटर को ऐड करने से कि हम थंडरिंग हेड को मिटिगेट कर देते हैं। एक और जो ऑब्जर्वेशन नेटफ्लिक्स ने देखी वो ये थी कि जब भी वो किसी भी सॉकेट को सर्वर से एंड करते हैं, तो क्योंकि टीसीपी प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करते हैं वेब सॉकेट को बनाने में, तो हमारी जो टीसीपी कॉल है वो हर टीसीपी कनेक्शन को एक टाइम वेट स्टेट में भेज देती है। टाइम वेट स्टेट असल में एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है कि अगर मान लेते हैं कि सॉकेट को क्लोज करने के बाद, टीसीपी सॉकेट को क्लोज करने के बाद भी अगर कुछ मैसेजेस क्लाइंट की तरफ से आने से बचे थे, तो वो हम उनको रिसीव करके ही टीसीपी कनेक्शन को क्लोज करेंगे और उसके रिसोर्सेज को फ्री करेंगे। बट नेटफ्लिक्स के स्केल में ये बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है। मान लेते हैं कि अगर आपने 50,000 कनेक्शन को एक साथ अपने सर्वर से क्लोज कर दिया, तो हमारे पास 50,000 कनेक्शन पाइल अप हो चुके हैं जो कि टाइम वेट स्टेट में, जो कि मेरे रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं। इस चीज़ को टैकल करने के लिए उन्होंने क्या किया, बजाय कि वो कनेक्शन को सर्वर साइड से क्लोज करें, उन्होंने एक मैसेज बनाया। वो मैसेज क्लाइंट पर जाएगा और फिर क्लाइंट अपने साइड से सर्वर को वेब सॉकेट को क्लोज करेगा, ताकि जो टीसीपी टाइम वेट स्टेट है वो क्लाइंट की साइड बने, ना कि सर्वर की साइड, और सर्वर पे ज़्यादा लोड ना आए। बट यहाँ पर केसेस ऐसे भी थे कि आपके पास हो सकता है कि कोई मिसबिहेविंग क्लाइंट हो, ओके, या फिर कोई पुराना क्लाइंट हो जो कि इस इम्प्लीमेंटेशन के साथ कंपैटिबल नहीं है। उसमें हम क्या करेंगे? सो उसमें हमारा जो हमारा गेटवे जो सर्वर है वो क्लोज मैसेज भेज देगा और वेट करेगा एक टाइम आउट पीरियड का। अगर उस टाइम आउट पीरियड में कनेक्शन क्लोज नहीं होता तो वो फोर्सफुली उस कनेक्शन को क्लोज करेगा। तो ये हम छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हमारे मिसबिहेविंग क्लाइंट्स में। सो इस केस स्टडी से जुड़ी भी जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप और अच्छे से इस पूरे आर्किटेक्चर के बारे में जान सकते हैं। और वीडियो के नीचे कमेंट्स में प्लीज़ अपने फीडबैक को दीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।